वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला आता है हमारा प्रश्न जिसमें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिक पर्यटन सर्किट के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन सर्किट किस प्रकार से चलता है। तो हमसे सीधा सीधा सवाल कर रहा है कि वर्णन करना है। वर्णन का सीधा अर्थ है कि भाई हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। तो आप हम सीधा सीधा बता देंगे भाई वनस्पतियों और जीवों के बारे में। सारी चीजों को जो है हम लोग वनस्पति और जीवन के बारे में बताते जाते हैं। शुरुआत आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप बताएंगे। पहले आप ये वर्ग किलोमीटर मैं तो कहूंगी लर्न कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इतने वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में 24 पक्षी अभ्यारण्य, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान, उनके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 9 इको टूरिज्म सर्किट जो है वो स्थापित कर दिए गए। ठीक है, इससे है ये बना दिया गया है। राज्य में तराई जो है वो अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में आपको जो है वो हरा भरा वन्य जीवन मिलता है। तो आप इसमें क्या बता सकते हो, क्योंकि देखो पर्यटन सर्किट के बारे में पूछ रहा है तो सर्किट के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सर्किट में हमारे पास एक दुधवा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो वहां पर हमको ये भी बताना है कि उस सर्किट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कि बाघ, तेंदुआ, हिरण, मृग की प्रजातियां, हाथी, पक्षी, ये सब चीजें यहाँ पे बनी हुई है, उनका घर है। तेरई की तिलहटी में एक शांत शांतिपूर्ण हरा भरा एंक्लेव आदर्श ये सब कुछ बना हुआ है। हरे भरे जंगल है जहाँ पे नदियां बहती हैं, जहाँ पे जंगल का अच्छा खासा अनुभव लिया जा सकता है। तो ये भी बताना होगा। ऐसे ही पीलीभीत, ये तो बताए बिना आंसर कंप्लीट होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो अगला हम इसमें यहाँ पर पीलीभीत के बारे में बता सकते हैं कि पीलीभीत जो है भारत और नेपाल की सीमा पे बना हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं भारत और नेपाल की सीमा पर है। वहां पे पीलीभीत जो है लखीमपुर खीरी भारी जिला में, ये हिमालय की तलहटी में बना हुआ है। और ये जो है जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, जिसको आज के समय में 2023 में 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से एक ये चुना। और घने जंगलों में बाघों के अस्तित्व के लिए एक प्रमुख जो है शिकार का जो एक कह लो कि एक प्रदान करता है, आधार देता है एक तरीके से। यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 127, 556, 2100, जरूरी नहीं है आपको नंबर लिखना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप नंबर में 127 का 120 भी लिख देंगे उतना भी चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आपको एक एक नंबर पूरी तरीके से पूरा रटा हुआ होना चाहिए, उतनी आवश्यकता है नहीं। लेकिन हाँ इतनी आवश्यकता जरूर है कि आपको पता होनी चाहिए प्रजातियां 127 स्तनपायी प्रजातियां, 556 ये प्रजातियां। बस आप इतना लिख दो कि हाँ इस तरीके से प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे ही कतरनिया घाटी है यहाँ पर। कतरनिया घाटी 200 किलोमीटर दूर है लखनऊ जिले से और गंगा के मीठे पानी का अनुभव यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ पर डॉल्फिन जो है गिरवा नदी में यहाँ पर वास करती हैं। डॉल्फिन का यहाँ पर अच्छा खासा वास आपको देखने को मिलेगा। और बाघ, तेंदु, हिरण, मृग ये सब जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 9 इको सर्किट के साथ साथ यूपी एक खुद को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पेश करता है। यहाँ पर नारोरा बांध भी शामिल है। डॉल्फिन को गंगा के साथ साथ कानपुर के कन्नौज और बिठूर पर्वतमाला में भी अच्छा खासा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस पूरे आंसर को प्रेजेंट करना है। आप इसमें चाहे तो और इसमें हस्तिनापुर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी नहीं एक्सप्लेन करने की, आप हस्तिनापुर वाली बता रही हैं। आपने दुधवा बता दिया, बहुत है। कतरनिया घाट बता दिया, बहुत है। बखीरा चाहे तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये अभी वेटलैंड साइट भी बना दी गई है, तो आप वो भी बता सकते हैं। नवाबगंज, समासपुर भी बता सकते हैं। ये आप दो चार के बारे में और भी यहाँ पर हस्तिनापुर भी बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर दुधवा, पीलीभीत और कतरनिया घाट के ऊपर लिया है। आप चाहे तो इसमें 2-4 को और ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रश्न 125 शब्दों का आता है या फिर 200 शब्दों का आता है, वो इस बात पर भी काफी अच्छा निर्भर करता है। तो इसमें आपको इस प्रकार से भी इस छोटी सी बात का ध्यान में रखना है कि कितने शब्दों का वो प्रश्न पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना, क्योंकि देखो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बनने के चांस ज्यादा है। हमेशा हर बार इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। हर हर बार आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया दोबारा इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, हर बार बन सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको एक ये पढ़ लेना है, इसको याद कर लीजिएगा। 125 थे इसलिए मैंने 3 का ही विवरण दिया है आपको। अगर आप जो है इसमें 200 शब्दों का आता है तो आप इसमें विवरण अपना अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 को बताया है, दुधवा, पीलीभीत, कतरनिया,
आप उसमें हस्तिनापुर बखीरा को ऐड करके 200 शब्दों का कर सकते हैं। हाँ, आपको ये मैं जरूर कहूंगी कि आप यूपी के ही जो है छात्र हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को इन सब की पूरा स्थान के बारे में पता होगा। आप सबको ये पता होगा कि हस्तिनापुर एग्जैक्टली कहाँ पर है, किशनपुर एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है, और ये बखीरा एग्जैक्टली गोरखपुर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इनकी एग्जैक्ट जो है, इनका जो जो जगह है ना वो कौन सी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने पिक्चर है ये यूपीएससी कलरफुल नोट से लिया था, मतलब काफी अच्छे से दिख रही है चीजें, तो मैंने यहाँ से पिक्चर इसको लिया था। इसको आपको बनाना नहीं है, ठीक है। आप हाँ ये बता सकते हैं कि यूपी में जो है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे बने हुए हैं। नाम आप एक एक करके बता सकते हो और उसमें से फिर एक एक करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला प्रश्न है हम लोग का मृदा अपरदन के ऊपर, सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है और इसके लिए कौन कौन से ऐसे कारक है जो उत्तरदायी है, हमें उनकी भी पहचान करनी है। तो देखिए भाई, मृदा अपरदन से प्रभावित होने वाले या कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, पहले तो वो बता दूं। मृदा अपरदन से प्रभावित होने वाले इलाकों का आपको वर्णन देना है और क्यों ऐसा होता है। तो पहले तो आप ऐसा नहीं कि सीधा बता देंगे मृदा अपरदन जो है कहाँ पे है, आपको पहले मृदा अपरदन की परिभाषा देनी है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि मृदा अपरदन जो है मिट्टी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसका हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है, वहां से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। ये एक प्रकार की मृदा अपक्षय है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी, बर्फ, हवा, पौधे, जानवर, इन सब की गतिविधि की वजह से मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के क्षेत्रों का वर्णन करने से पहले थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि भाई इसके परिणाम क्या होते हैं। अगर कभी भी किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में मृदा अपरदन हो जाता है तो उससे क्या नुकसान होता है। पौधों का आवरण हो जाता है, उत्पादक भूमि में जो है आपको उत्पादकता जो होती है उसकी वो उतनी उस प्रकार की नहीं रह पाती है और जलमार्ग जो है वहां पे वो बंद हो जाते हैं। ठीक है भाई। अगला, अब आपसे जो प्रश्न पे असल पूछ रहा था कि मृदा अपरदन में उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से आने वाले क्षेत्रों के नाम है। तो मृदा अपरदन में तराई जिले क्षेत्र, गोंडा, बिजनौर, पीलीभीत, यहाँ पर अच्छी खासी जो है आपको मृदा अपरदित देखने को मिलेगी। सहारनपुर, गोरखपुर। और मिट्टी के नुकसान के कारण वहां पे मिट्टी के कटाव से प्रभावित जिले, पौधे के जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी का कटाव हुआ, इसकी वजह से भी यहाँ पे काफी जगह प्रभावित हुई है, जैसे कि महोबा, ललितपुर, झांसी, हामिरपुर और मिर्जापुर। ये पांच ऐसे, चार पांच ऐसे इलाके हैं जिसमें मिट्टी के कटाव की वजह से वहां पे काफी प्रभावित क्षेत्र बने हैं। आप इनकी लिस्ट बना लो, नोट्स में इसको लिख लो। ऐसे ही तराई क्षेत्र में आने वाले जिलों के नाम आप लिख सकते हो जहां पर अच्छा खासा जल का प्रबंधन नहीं है, मतलब कि जल की निकासी और जल को मैनेज करने के लिए वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, जैसे कि गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर आदि क्षेत्र। और उसके अलावा निचला चंबल का क्षेत्र जहाँ पे खराब स्थलाकृति है, नदी की गति से वहां पर भी जो है बाढ़ और मैदानी घाटियों में ही समस्या आती है। बेजार क्षेत्र में इटावा, फतेहपुर, कानपुर देहात के इलाके हो गए। तो मृदा अपरदन में योगदान देने वाले कारक वो भी आपको बताने हैं एक करके। कभी कभी जब वर्षा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तो वो जो है बहा करके मिट्टी को अपने साथ लेकर के जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। खनन खनन जब हम करते हैं यहाँ पर सही तरीके से खनन नहीं किया जाता तो उस समय भी ये सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। निर्माण, जब भी किसी क्षेत्र में निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा होता है उस समय भी ये सारी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे ही हवा और भूमि का झुकाव, वनों की कटाई, अत्यधिक वनों की कटाई करना भी इसका एक नुकसान है। सिंचाई अधिक कर देंगे तो मृदा यहाँ पर जो है पानी जो है उसका बहता हुआ चला जाता है, मृदा के साथ पानी और मृदा दोनों साथ बहते हुए चले जाते हैं। अवैज्ञानिक कृषि की पद्धतियां होती हैं, जो आप कृषि की पूरी जानकारी किए बिना अगर आप ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और संरक्षण के प्रयासों में काफी प्रकार से कमी आना, ये सारी चीजें जो है मृदा अपरदन के बड़े कारकों के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृदा अपरदित होती है। मृदा के अपरदन होने की वजह से जो है एक क्षेत्र में काफी ज्यादा चीजों को नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप सारे कारकों को एक्सप्लेन करेंगे एंड 125 या 200 वर्ड्स आराम से इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था इसके अंदर 200 अंक भी, क्योंकि मृदा अपरदन पहले बता दिया, उसके परिणाम बता दे परिभाषा के साथ साथ।
फिर हमने ये बता दिया कि भाई कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्षेत्रों का पूरा हमने विवरण दे दिया, नाम लिखने जरूरी है सबके। और लास्ट तक आते आते हम लोगों ने ये बता दिया कि भाई इससे जो है ये क्यों होता है, क्योंकि कारक हमसे सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो हम, आप लोग चाहें तो इस कारकों को जो है और वर्णन भी कर सकते हैं कि वर्षा की तीव्रता को और एक्सप्लेन कर दो, कटाव तरीकों को। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि ये पॉइंट रहेंगे, पर इसमें आप और भी चीजों को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। इस पे आप नई नई बातें और लिख सकते हो कि वनों की कटाई में क्या होता है, कि जब अत्यधिक वन एक ही जगह पे काटे जाते हैं तो मृदा अपरदन में क्या होता है, सिंचाई में क्या होता है। तो इसको एक पूरा लाइन भी बना करके लिख सकते हैं। वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप इस तरीके से भी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप पूरा यहाँ पर लिख लो, इसको कंप्लीट कर लेना, इस पूरे आंसर को अपने। ये भी हमारा एक अच्छा खासा प्रश्न है, ये हमसे जो है वो पूछा जा सकता है, मृदा अपरदन। ये ना केवल यूपी के उसमें, ये आपसे वैसे भी जो है GS 1 में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कह रहा है यूपी में सिंचाई के साधन किस प्रकार से हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप इसमें ये बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको सिंचाई के साधनों को एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसके अंदर सिंचाई के माध्यमों को बताना है कि कौन कौन से माध्यम है, मतलब जहां पे सिंचाई की जाती है, किस किस साधनों से की जाती है। और दूसरा, सिंचाई की भूमिका की व्याख्या करनी है कि किस प्रकार से भूमिका मतलब कैसे की जाती है। तो देखो भाई, आप सबसे पहले तो इसमें ये बताओगे कि जो भारत है, वहां पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि कृषि जो है वो सबसे प्रचलित व्यवसाय है, सबसे ज्यादा जो है ये किया जाने वाला व्यवसाय है। और इसके बावजूद कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर होती है, राज्य के कुछ वर्ग भी सिंचाई तकनीकों पर ही निर्भर। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी सिंचाई प्रणालियां होती है, उनका एक जो नेटवर्क है वो काफी विकसित हो चुका है। ये आप बताओगे। फिर आप इसमें बताओगे कि यहाँ पर सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो भूजल हो चाहे वो सतही जल हो, दोनों का ही व्यापक रूप से सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। भूजल सिंचाई के लिए नल कुओं का उपयोग अच्छा खासा किया जाता है। नहरों और तालाबों का उपयोग सतही सतही जल के लिए किया जाता है। ये एक एक करके एक्सप्लेन करते जाओ कि किस किस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद अब आपसे पूछा गया था कि सिंचाई की भूमिका क्या है, वो आपको बतानी है। तो सिंचाई की भूमिका में सबसे पहली चीज क्या आती है कि जितने भी विकसित होते हैं वहां पे केंद्रित और लक्षित प्रयास करके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहां पर उत्पादक में सुधार करने के लिए कृषि में जल संसाधनों की प्रभावी ढंग से उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही साथ जो जो भी भूमि है, जल संसाधन है, वहां पर उनको अधिक से अधिक उपयोग प्रभावी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मानसून पर निर्भर है, देखो अब मानसून नहीं है तब क्या करेंगे, इसके लिए वहां पर सिंचाई के माध्यमों में स्थिरता की आवश्यकता है। तो सिंचाई की भूमिका में आप जो है दो तरीके की, एक जो फव्वारे वाली सिंचाई होती है उसके बारे में आप पूरी तरीके से बता सकते हैं कि इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब मैं आपको बता रही हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेरी तरफ ध्यान से समझेंगे इसमें, कि आप इसके अंदर अब एक नया करंट अफेयर क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास में एक बहुत बढ़िया एक कंटेंट दे रही हूँ आपको। आप सभी लोग इसके अंदर जो है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में ऐड करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, अभी एक जो परियोजना चल रही है वो है नदी जोड़ो परियोजना। हाल फिलहाल में नदी जोड़ो परियोजना को शुरुआत किया गया है, और ये बहुत पुराना एक सिस्टम है। नदी जोड़ो परियोजना इसके लिए अलग से एक भारत के अंदर बनाई गई है। अभी हाल फिलहाल में इसके लिए जो हमारी बेटवा और केन नदी है, वो उसको यहाँ पर जोड़ने की बात की गई। तो बेटवा और केन नदी के लिए आपस में जोड़ने की परियोजना है, ताकि उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पे सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश की केन नदी जो है, केन नदी का जितना भी वहां पर अधिशेष जल होगा उसको बेतवा नदी में स्थानांतरित करना किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक परियोजना है बुंदेलखंड क्षेत्र में, जितना भी वहां पे आर्थिक विकास है उसके लिए। आप ये पूरा का पूरा अपने नोट्स में ऐड करके पूरा बता सकते हो, क्योंकि इसमें सीधा सीधा जो है ये सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सूखाग्रस्त जितने भी इलाके हैं उनको सही करने के लिए इस पूरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिले में ये पूरा जो है फैला हुआ है। और इसमें
एक 77 मीटर लंबा 1 और 2 किलोमीटर चौड़ा एक बांध बनाया जाएगा, दौधन बांध। ठीक है, नहर का निर्माण किया जाएगा, बांध का नाम है दौधन बांध। इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बहुउद्देशीय बांध के निर्माण से वहां पे जल संरक्षण भी किया जाएगा, वहां के जल की आपूर्ति भी होगी, सिंचाई करने के लिए भी वहां उस पूरे बांध का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केन और बेतवा नदी के बारे में आप यहाँ पे बता करके अपने आंसर में जो करंट अफेयर का टच होता है ना, कि आप यहाँ पर करंट अफेयर के क्या क्या बताते हैं, मतलब आपको करंट अफेयर की कितनी जानकारी है, वो आप यहाँ पर आराम से आसानी से समझा सकते हैं। तो ये लिखना बहुत और बेहद जरूरी है इस पूरे आंसर में। ठीक है भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये वाले के लिए बताया मैंने आपको, ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र सिंचाई और पानी पीने के लिए टैंकों पर निर्भर करता है, उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, झीलें बनाई गई हैं, उसके लिए आप केन और बेतवा परियोजना बता सकते हैं। अगला, ऐसे ही झीलें और तालाब के संग्रह स्थलों के रूप में काम करते हैं। वर्षा जल को पकड़ना, उसको उपयोग करना, सिंचाई कृषि फसल की वृद्धि को बनाए रखती है, शुष्क क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मिट्टी का परिदृश्य और प्रतिकृति औसत से कम वर्षा की अवधि के दौरान बहुत ज्यादा सिंचाई की कठिनाइयां आती हैं, वो हम यहाँ पे रोक सकते हैं, ताकि हम लोग हमेशा ही सिर्फ मानसून पर निर्भर ना रहे। लेकिन भारत में सिंचाई से कठिनाइयां भी काफी है, मतलब काफी कठिनाइयां देखने को मिलती है, जैसे नई क्षमता का विकास। अभी यहाँ पर बहुत सारे जितने भी यहाँ पर सिंचाई की परियोजनाएं हैं, उसको पूरा करने में बहुत सालों साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा देरी होती है। तो जिस भी प्रकार की यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर ये परियोजनाएं होती हैं, उन परियोजनाओं को पूरा कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है, राइट। तो वो आपको बता रहा है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में 345 सिंचाई परियोजना की लागत में 713% की वृद्धि होती है। पाइपलाइन को अच्छे से यहाँ पर जो है परियोजनाओं की उसमें भी कमी आ रही है, तो ये आप बता सकते हैं कि भाई ये कठिनाइयां चल रही है। और साथ ही साथ पानी की पहुंच जो है वो भी काफी कम है, क्षेत्र लेवल पे असमानताएं काफी है, क्योंकि हर जगह पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, कुछ उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में प्रतिवर्ष जो है वो 10,000 किलो मिलीमीटर प्राप्त होता है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में केवल 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्षेत्र के लेवल पर काफी असमानता है। जनसंख्या का विस्तार होना, शहरीकरण होना, औद्योगिकीकरण होना, उसकी वजह से काफी विरोधी जो है परस्पर विरोधी कारण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही वर्तमान क्षमता की हम बात करें तो कई एजेंसियों के बीच में हमारे भारत में सामंजस्य की भी कमी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। असल में क्या होता है कि एक मंत्रालय ने कोई बिल पास किया, दूसरे मंत्रालय तक पहुंचा ही नहीं वो, तो सामंजस्य ही नहीं हो पा रहा है कई जगह पर। कभी कभी जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय उन्होंने पास कर दिया, तो जो परिवहन मंत्रालय है वहां पे अटका हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सामंजस्यों की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ परिवहन, संरचनात्मक, जल नियंत्रण, संरचना की अनुपस्थिति, गलत फसल का पैटर्न, ये सब चीजें बहुत ज्यादा भारत में देखने को मिलती है। जल की निकासी सही नहीं होती है, जल की निकासी कम है, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जल भरना शुरू हो जाता है, पानी की बर्बादी भी ज्यादा होती है। तो उसके लिए कोई नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसकी वजह से सिंचाई में काफी हद तक कमी हमें देखने को मिलती है, सिंचाई के माध्यमों में काफी गलत जो है तकनीकें देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान क्षमता, पानी की पहुंच, कुछ इस प्रकार से ये कठिनाइयां हैं। ये आप ना केवल अपने इस उत्तर में, अगर आपका कोई GS 1 के लिए भी कोई उत्तर लिखने के लिए आता है ना, वहां पर भी आप इस पूरे कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी लोगों को। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के राजस्व की व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि राजस्व की व्यवस्था जो है उसके समक्ष कौन कौन सी ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो इसमें अपने को सिर्फ चुनौतियां लिखनी है, सिर्फ चुनौतियों का लिखना है, 125 शब्दों में केवल चुनौतियों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि ये चुनौतियां अपने को देखने को मिलती है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या है, वो हम एक एक करके समझ जाते हैं। सीधा हमसे राजस्व स्थिति के बारे में पूछा है, तो सीधा सीधा हम ये नहीं लिख देंगे ये चुनौतियां क्या है। अपने को पहले राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखना होगा कि ये है राजस्व व्यवस्था और ये चुनौतियां, तभी तो एक अच्छा आंसर बन पाएगा ना। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू कर देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चुनौती जो है, एक तरीके से आप कह लो कि क्या क्या चीजें हैं। पहले हम वो लिखते हैं। तो भाई यूपी जो है आपको जैसे कि पता है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और GDP में भी काफी अधिक है। ठीक है,
में से एक है, सबसे अधिक नहीं है वैसे, सबसे अधिक तो महाराष्ट्र की जीडीपी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आर्थिक स्थिति, अगर कभी भी यूपी की आर्थिक स्थिति और यूपी की राजस्व प्रणाली अच्छी होती है तो वो देश की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा योगदान देती है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो है, आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, पहले आपने ये बताना है, फिर आप ये बताएंगे कि आज के समय में यूपी की जो राजस्व प्रणाली है उसमें कई सारी नई बाधाएं हमें देखने को मिली। जैसे कि ऐतिहासिक पहले के टाइम पे राजस्व जो है वो भूमि राजस्व के माध्यम से हमें मिल जाया करता था, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में नहीं। आज के समय में सरकारी राजस्व में योगदान नहीं देता है। और आज के समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जितने भी होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी है, वो एक प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, यूपी में केवल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि असल में 3 से 5% ही ऐसी आबादी है जो कर का भुगतान करती है, जबकि जो जो हमारी सहायता लेती है ना सरकार से, देखो सरकार भी पैसा कहाँ से देती है? सरकार अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर सब्सिडी दे रही है या सहायता दे रही है, तो वो कहाँ से दे रही है? हमारे जो कर हम भुगतान कर रहे हैं वहीं से हमें सब्सिडी दी जा रही है। तो भुगतान जो कर रही है वो केवल 3 से 5% की आबादी है, परंतु जो सहायता लेने वाले हैं, सब्सिडी लेने वाले जो लोग हैं, वो 50 से 60% से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राजस्व में जो लोग डिपेंड होते हैं, निर्भर रहने वाले, वो ज्यादा हो जाएंगे, तो सरकार को यहाँ पर घाटा देखने को मिलता है। साथ ही साथ राजस्व की प्रणाली में पूरी तरीके से उसको जीएसटी जो भी प्राप्त किया जाता है उसका कंप्यूटरीकृत करना, डिजिटलाइजेशन करना, आज भी वो अपर्याप्त है, पूरी तरीके से नहीं किया गया। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है वो असमानांतर हो जाती है। काले धन की प्रधानता का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि तो कर ही नहीं लगता है, काला धन है ना, इसलिए नहीं लग सकता, वाइट तो है नहीं। तो इस तरीके से ये एक कुछ चैलेंजेस है। 125 शब्द में आप ये बताएंगे। फिर आप बताएंगे यहाँ पर कि अपर्याप्त संसाधन जो है उसमें बाधा डालते हुए नौकरशाही, कागजी कार्यवाही, सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार करना, ये सबसे बड़ा एक राजस्व प्रणाली में सबसे बड़ा एक चुनौती के रूप में। लेकिन आगे के लिए हमारे पास कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि राजस्व संरचना को पुनर्जीवित करना। जरूरी है कि भाई एक नई ढांचा यहाँ पर तैयार किया जाए। व्यक्तियों को, करदाताओं को छत्र छाया में लाना, जो भी यहाँ पर करदाता हो सकते हैं उनके लिए। संपत्ति कर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। वित्त के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि काम का बर्डन भी कम हो जाता है और चीजें इजी तरीके से पूरी बननी शुरू हो जाती है। तो किसी भी राज्य में अगर हमें एक बेहतर रूप से राजस्व प्रणाली तैयार करनी है तो उसके लिए एक संरचना, एक ढांचा तैयार होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ तरीके से कर प्रणाली बनेगी, और अगर स्वस्थ तरीके से कर प्रणाली होती है तो केवल तभी उस जगह की जो जीडीपी है वो देश की जीडीपी में सहायता कर सकती है। यूपी की राजस्व संहिता 2006 का कार्यान्वयन एक सकारात्मक विकास इसकी पहल में किया भी गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश के हमें जितनी भी यहाँ पर बुनियादी ढांचे हैं उनकी परियोजनाओं के बारे में बताना है, और जितनी भी परियोजनाएं हुई है अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या भी हम लोगों को समझानी है कि कौन सी समस्याएं हैं, और उनके लिए ठीक करने के प्रयासों के बारे में बताना है। देखिए भाई, सबसे पहला इसमें आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि वो उत्तर प्रदेश जो है वहां की भारत की जनसंख्या का 1/6 हिस्सा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में राज्य की जनसंख्या जो है वो अधिक है, मतलब अगर एक देश की उसमें भी हम लोग यहाँ पे तुलना करें तो। और इनकी जो प्रगति है वो देशों से पीछे है। प्रति व्यक्ति आय यूके की 1/40 और भारत की आधी, ये और ये हमेशा से नहीं है। ठीक है, पहले आप बताओगे राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारत के समान थी जब ये स्वतंत्र हुआ था, धीरे धीरे ये पिछड़ती गई। फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ऐसा कुछ देखने को मिला है, ऐसी कौन सी बाधाओं की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो भाई, सबसे पहली बाधा, आप इसके अंदर एक एक करके आप बाधाएं जो है सारी समझाते जाइए। जैसे पहली बाधा है कि यूपी जो है वो एक लैंड लॉक्ड है, मतलब आसपास जो है पूरा वो एक क्षेत्र से घिरा हुआ है, समुद्र तक बिल्कुल भी सीधी पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से पैसा कमाने में मुश्किल हो जाती है। जैसे कि गुजरात है, कलकत्ता है, उनको यहाँ पर फायदा मिल जाता है, वही यूपी लैंडलॉक्ड होने की वजह से ये चीजें नहीं कर पाता। दूसरा, जनसंख्या घनत्व के बारे में समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये बताओगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2% से कम के औसत राष्ट्रीय औसत से तेजी से बढ़ रही है।
तीसरा आप ये बताएंगे कि राजनीतिक दलों को विकास में सहयोग खूब करना चाहिए। आर्थिक सुधार तभी हो सकते हैं जब किसी एक राज्य में वहां की जो आर्थिक स्थिति है, वहां का जो जीडीपी है, जो वहां की राजनीतिक दल है, वो पूरा योगदान करते हैं। चाहे आप उसमें ये बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, ये सब आप एग्जाम्पल दे करके साथ साथ और समझा सकते हैं। ठीक है। फिर आप बताएंगे कि जो भाई राज्य की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर होती है। वित्तीय संसाधनों की काफी कमी रहती है। तेजी से विस्तार करना भी चाहते हैं, लेकिन जनशक्ति की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, शिक्षा हो या चिकित्सा, दोनों के स्तर में काफी बुनियादी ढांचे में काफी ज्यादा योगदान नहीं हो पाया है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको जो समस्याएं हैं ना वो बताती जानी है यहाँ पर। और ये बताओगे कि विशालता जो है, यूपी का जो क्षेत्रफल है, वो भी एक किसी चीज का कारण बनता है। पूर्व और पश्चिम में 28 से 30 जिले हैं, मध्य में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। आप बताएंगे यहाँ पर कि राज्य के मुख्यमंत्री इन सब चिंताओं पे केंद्रित ध्यान नहीं कर पाते हैं। स्थानीय कानून और व्यवस्था पे ज्यादा ध्यान नहीं लाया जाता है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा राजनीति में धर्म धर्म को सबसे ज्यादा उठाया जाता है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, इस सब के मुद्दे का लाभ उठा के चुनाव जीतना हो, वोट बैंक को हासिल करना हो, गौ रक्षा हो, धार्मिक विभाजन करना हो, ये सब फोकस बन जाते हैं। लेकिन जो बुनियादी ढांचा होता है ना, उस पर सरकार कभी भी फोकस नहीं कर पाती है। तो अगर कभी भी उत्तर प्रदेश की या फिर किसी भी सरकार को, अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को बेहतर परिणाम चाहिए सरकार से, तो वो वहां पे क्या बनाए, राज्य में संस्थानों को बनाए, उनके ढांचों को ध्यान दे, वहां पे समर्थन दे। उसमें पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक मॉडल को ध्यान में देते हुए सारी चीजें करें। अफवाहें पहले ये ना फैलाई जाए कि भाई कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। ऐसी सब चीजों को बताना यहाँ पर कम किया जाए। जो छवि है खराब, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की जाए। कार्यवाही सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप आराम से इस पूरे के पूरे आंसर में जो ये पूरा है, इसमें आप आराम से 125 शब्द लिख सकते हैं, बल्कि 125 से कई ज्यादा शब्दों को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचों में कमी बताना, आप उसी परिवेश में रहते हैं, आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी इलाके के, आप उसी प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए बहुत आसान है बताना कि वहां पर किस प्रकार की कमियां हैं। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को यहाँ पर एक एक करके बताते जाएंगे। और 125 का 8 अंकों का जो ये पूरा उत्तर है, ये बहुत आसानी से लिखा जा सकता है इन सब के माध्यम से। कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपने ये पूरा समझ लिया कि भाई ये समस्या है। हर प्रकार की समस्याएं, आप ढांचे की जो चुनौतियां हैं उनको बताएंगे पहले, क्योंकि आपने प्रश्न देखा है, पहले आपसे ढांचे की चुनौतियों के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद उसके जो भी उसमें आने वाली और चीजें हैं वो हमें एक एक करके बताती जाए। तो इस प्रकार से हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे को लिखिएगा और एक बार इस क्वेश्चन को सिर्फ कंटेंट पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस इसको आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, पर उतना ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हर एक व्यक्ति जो भी मेंस लिख रहा है वो उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। उसने कंटेंट सुन लिया है, समझ लिया है, तो वो अच्छे से इसको लिखने के लिए योग्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के देश में खाद्य फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अगर ये कथन है लिखा हुआ, तो आपको ये बताना है कि ये कथन किस प्रकार से और कितनी हद तक सही है। सीधी सी बात है, आपको ये सब समझाते हुए चलना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्य के मामले में किस प्रकार से ऊपर चल रहा है। तो अब आप, मैंने इस आंसर को कैसे लिखा है, मैंने ये पहले बताया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर फसलें जो है बहुत प्रकार की उगाई जाती है। अब एक एक करके यहाँ पर आप बताते जाएंगे कि जैसे किस किस में आप यहाँ पर मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्य के मामले में ऊपर है। रबी की फसलों में आप सबसे पहले गेहूं का एग्जाम्पल देंगे कि भाई गेहूं का जो उत्पादन होता है वो अकेले यूपी में 24% होता है।
24% गंगा यमुना गंगा घाघर दोआब की वहां पर, जहां पे गोरखपुर मेरठ बुलंदशहर सहारनपुर आगरा अलीगढ़ मुजफ्फरनगर मुरादाबाद कानपुर इटावा फारुखाबाद फतेहपुर, यहाँ पे गेहूं के ये प्रमुख उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये आप बताते जाएंगे, ये मैंने आपको आंसर दे रही हूँ पूरा एक लिखने के लिए, आप इसमें से पूरा ले सकते हैं। ऐसे ही ग्राम सरसों जौ, ये सब आप बताएंगे। राज्य में सभी अनाज फसलों में सबसे अधिक उगने वाली फसल जो है वो ग्राम है, चाहे वो बांदा हमीरपुर झांसी ललितपुर जालौन मिर्जापुर सोनभद्र कानपुर फतेहपुर सीतापुर बाराबंकी इलाहाबाद आगरा, कोई भी जिला हो, यहाँ पे ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ चना उगाया ना जाता हो। और इन्हीं सब में से हमीरपुर राज्य जो है वो चने का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे को लिखना शुरू करेंगे, एक एक करके एक एक जगह की खास बात जो है ना वो बताते जाएंगे। ऐसे ही आप सरसों के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर तिलहन की फसलों में सबसे अधिक उगने वाली फसल है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ही इसमें सबसे ऊपर आता है। गोंडा बहरीच मिर्जापुर सहारनपुर सोनभद्र कानपुर सीतापुर मेरठ सुल्तानपुर मथुरा, ये सारे जिले हैं जहां पर सरसों की खेती अच्छी खासी की जाती है। उसके बाद आप जौ की बताएंगे, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश जौ का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं। भाई अगर खरीफ की फसलों की मैं बातें करूं तो जो पानी जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें चावल है, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आता है। जूट गन्ना, गन्ना यहाँ पर तराई बेल्ट और गंगा यमुना दोआब का जो एक दो नदियों का जो संगम है उससे पूरे इलाके में उगाया जाता है। तराई बेल्ट में रामपुर बरेली पीलीभीत सीतापुर लखीमपुर खीरी, ये सब जो है जगह है। और गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही गन्ना अनुसंधान परिषद जो रिसर्च सेंटर होता है वो 1912 में शाहजहांपुर में बनाया गया था, वहां पे उसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आप इस पूरे आंसर को कंप्लीट करेंगे। चावल जूट गन्ना, एक एक चीज को एक एक करके बताते जाएंगे। आपको पूरे आंसर में एक एक करके एक एक चीज के बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेन करते चलना है, क्योंकि हमें बताना है कि यूपी में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं ये चीजें। तो हमें बहुत ही अच्छे से एक एक फसल के बारे में वहां कहाँ कहाँ उगाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में यूपी का उसमें क्या स्थान है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ऐसे ही कपास और अरहर का भी आप एग्जाम्पल लेकर के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक करके बताते जाना है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक एक करके वन बाय वन आपको पूरा पूरा बताते हुए चलना है। ठीक है भाई, सो इस प्रकार से इस पूरे आंसर को आप एक लिख सकते हैं। इसमें आप इसको रीड कर लीजिए, पूरा इस तरीके से आंसर कंप्लीट करें। ठीक है भाई, ऐसे ही आप इसमें बाजरा मूंगफली और मक्का का भी बता सकते हो कि बाजरा जो है उसकी खेती आगरा अलीगढ़ मुरादाबाद में की जाती है, मूंगफली की सीतापुर हरदोई में, मक्का की यहाँ पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। बरसात की फसल होती है जो कि जौनपुर फिरोजाबाद मणिपुरी जिले गाजियाबाद बुलंदशहर इसमें सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। आप शुरुआत में बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो इतनी ज्यादा सुजल है कि हर प्रकार की जो है यहाँ पर फसल वो उगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इस पूरे आंसर को आपने लिखना है। और ये वाला जो प्रश्न है ये कई बार जो है किसी ना किसी फॉर्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने नोट्स में ये लिख लो कि भाई ये वाली फसल यहाँ यहाँ उगाई जाती है। जितने जितने नाम मैंने आपको यहाँ पे सामने बताए हैं उन्हीं सभी नामों को आप एक जगह पे पूरा एकत्रित करके सारे नामों को एक साथ लिखते जाइए। कंटेंट आपके सामने है, पीडीएफ चाहिए है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाकी जो बच्चे यहाँ पर पीडीएफ नहीं ले सकते हैं या कोई भी समस्या है, मैंने सारा कुछ बताया है आपको, आप अपने नोट्स में लिखो। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर कर देती हूँ पिक्चर को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सामने से और इसको बाद में बैठ के तसल्ली से नोट भी कर सकते हैं। लेकिन लर्न करना भी आपकी ही उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। लर्न भी आप ही लोगों को करना है, लर्न किए बिना कोई फायदा नहीं। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। आंसर लिखने का तरीका हुआ है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए भाई 2021-22 के बजट में यहाँ पर नई योजनाओं के बारे में था। ये पुराना प्रश्न है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी अभी। क्यों? क्योंकि ये 2021-22 के बजट के बारे में बात करता है। अभी का जो हमारा यूपीपीसीएस मेंस आने वाला है उसमें 2023-24 के बजट के ऊपर हो सकता है कोई ये पूछ ले कि इस बार आने वाली नई योजनाओं के बारे में आप समीक्षा कीजिए। हो सकता है ना, जैसे पहले ये 21-22 का पूछा गया, हो सकता है इस बार जो है
ये पूछ ले कि 2023-24 के बजट में ऐसा क्या खास था। ठीक है, तो यहाँ पर नई नई जितनी भी योजनाएं हैं, वैसे तो देखो मैंने इसके ऊपर एक अलग से यहाँ पर वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी, एक एक चीज उसमें बताई थी। आप या तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, वरना मैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी, आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी इस बजट को कंप्लीट करना, क्योंकि बजट के बिना तो आंसर इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बजट तो देखो पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, पूरी की पूरी आपको यहाँ पर बजट के बारे में लर्न करना पड़ेगा। वित्त वर्ष में क्या क्या था, और कहाँ कहाँ पे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कहाँ पे क्या क्या चीजों का विश्लेषण में, पूरी पूरी चीजों का हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि इस बार के वित्त वर्ष में कितना आवंटन किया गया है। ठीक है, और ऐसे बताना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य विधानसभा में 2023-24 के लिए सबसे बड़ा वार्षिक बजट जो है पेश किया है। इसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक जो बजट के ऊपर जितनी जितनी भी बातें हैं, जितनी जितनी भी चीजें हैं, वो एक एक करके यहाँ पर सारी चीजों को बताते जाएंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पर बजट में आने वाली जो जो बातें हैं वो सब कुछ बताते जाना है, एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर आपको बताते जाना है कि भाई अयोध्या के लिए यहाँ पर क्या किया है। मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी लोगों को वैसे पढ़ा होगा, मुझे पता है बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ इस बार क्या क्या है। कि भाई जो रामनगरी अयोध्या है, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, जहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, सड़कों सड़कों को और सुंदर और ज्यादा चौड़ा बनाया जाएगा, पार्किंग और जन सुविधाओं के लिए काम किया जाएगा। ऐसे ही नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में उत्तर प्रदेश का 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से रनवे की संख्या 2 से 5 बढ़ा के कर दी गई है। ठीक है, और वहां पे लोगों को अवसर मिलने की संभावना है। अलीगढ़ और आजमगढ़ में जो है, वहां पर घरेलू एयरपोर्ट की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक है भाई, घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण वहां पे पूरा होने वाला है। ऐसे ही गाजियाबाद मेरठ में RRTS कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जिसके लिए 1306 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। उसी प्रकार से वाराणसी में क्या शुरू किया जा रहा है, आप एक एक करके बताते जाइएगा। वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान दिया गया है। वाराणसी में रोपवे सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए अलग से 150 करोड़ का बजट भी रखा गया है। उसी प्रकार से गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो ये भी लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेसवे, इसको भी यहाँ पर तेजी से बनाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर रेल प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। ताज नगरी आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान दिया गया है। और मेरठ से लेकर प्रयागराज तक भी एक बहुत ही बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की 2025 में होने वाले की भव्य तैयारियां चल रही हैं। झांसी और चित्रकूट एक्सप्रेस को लेकर की काफी घोषणा की गई है। तो ये आपको बताना है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है इस बार के बजट में कि जो सड़क और पुल निर्माण के लिए आवंटन किया गया, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा पूरा पैसा याद करके जाइएगा, पर हाँ एक बार कुछ अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी किया गया। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए बजट में प्रावधान दिया गया है। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पर्यटन नीति के लिए 5 साल में 10 लाख करोड़ का निवेश और 20,000 नए रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। IT और स्टार्टअप के लिए अलग से 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जितने में निराश्रित यहाँ पर विधवाएं हैं, उनके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा पेंशन अलग से रखी गई है। गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना रखी गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अलग से 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और एक जनपद और एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरीके से आपको इस पूरे को लिखना है। जितनी चीजें मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके बताई हैं,
ये सारी चीजें, नीतियां, ये सारे जितना भी आवंटन यहाँ पे किया गया है, ये सारा का सारा आवंटन आपके लिए उतना ही उपयोगी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को, मेरे हर एक छात्र को पूरा आता ही होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, सारी की सारी मैंने आपको चीजें बता दी हैं, कहाँ पे क्या क्या किया गया है, ये सारी चीजें आपको लिख। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए और उसमें आने वाले विभिन्न चुनौतियां। तो देखो, प्रमुख उद्योगों के विकास बताने हैं, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है औद्योगिकृत राज्य है, बिल्कुल सही बात है। और फिर बताना है यहाँ पर अधिक आबादी है और अधिकांश यहाँ पे अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे कई उद्योग हैं जो देश के विकास में काफी अच्छा योगदान देते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो हथकरघा, हस्तशिल्प का होना, ठीक है, ये हमने पहले भी ऑलरेडी कंप्लीट कर ही दिया है। तो सेम ही आंसर है, कुछ अलग नहीं लिखना है इसमें, बिल्कुल सेम वही वाला आंसर आपको लिखते चलना है जो आपको मैंने अभी तक लिखवाया था पिछले एक लेक्चर के अंदर। सेम टू सेम आंसर है, आपको बस इसमें जो मतलब कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल सेम है। मैंने वहां पे आपको काफी सारी नई नई बातें बता ही दी थी। पूरा पूरा वही वाला आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है, एक एक बात वही पर ही लिखते हुए पूरा कंप्लीट करिएगा। क्योंकि देखिए, उद्योग वाला जो प्रश्न है ना, ये हर बार बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछना एक अनिवार्य सा हो जाता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा प्रश्न ही इस प्रकार का है। तो ये वाला प्रश्न तो हमेशा ही बार बार बनेगा ही। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि उद्योग के बारे में सारी जगह पे, चाहे वो कानपुर के हैं, चाहे लखीमपुर खीरी के हैं, जहां जहां पे जितने जितने उद्योग मैंने आपको बताए हैं, उन सबकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, सारा कुछ इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नागरिक सुरक्षा के प्रकार किस प्रकार के होते हैं वो हमें बताना है यहाँ पर। नागरिक सुरक्षा, इसको इंग्लिश में हम सिविल डिफेंस भी कहते हैं। तो नागरिक सुरक्षा एक प्रकार से ऐसी होती है जो हमारे मुश्किल समय में जो है यहाँ पर हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नागरिक सुरक्षा जो है ना वो एक तरीके से एक पुलिस की, सरकार के अधीन ही एक पुलिस की इकाइयां एक तरीके से आती है। तो वही आपको बताना है। पहले तो नागरिक सुरक्षा जो है वो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी देश के नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है, जो कि यहाँ पर आपातकालीन संचालन, रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति के सिद्धांतों को यहाँ पर देखती है। नागरिक सुरक्षा जो है वो यहाँ पर कई सारे जिले में यहाँ पर बनाई जाती है, ताकि उनको खतरों को सूचित पहले ही किया जा सके और वहां पर जो भी एक होते हैं सुविधा वो प्रदान कर सके, पीड़ित को भी यहाँ पर त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। तो वो आपको बताना है यहाँ पर। आप बताएंगे भाई कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नागरिक सुरक्षा ने क्या क्या काम किया। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये बोला भी गया था अभी अभी हमारे सीएम ने कि अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा के लिए वहां पे कई कड़े निर्देश दिए गए थे, तो उसमें भी सारी चीजें बताई गई थी। तो हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब सीएए आया था, सीए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तब वहां पे सभी व्यक्तियों को सटीक जानकारी देने का काम किया था। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय मतदान की शिक्षा, चुनाव में कैसे भागीदारी ली जानी है, उसमें काफी मदद कर रही थी। कोविड-19 के समय भी नागरिक सुरक्षा जो है काफी सारी टीकाकरण प्रदान करना, भोजन वितरित करना, बहुत ज्यादा चीजों में सबसे ज्यादा मदद करी थी। जब भी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, उस समय भी यहाँ पर काफी सारे कारीगर जो है हमारे नागरिक सुरक्षा वाले तैनात थे। तो इनका यहाँ पर काम नागरिकों द्वारा ही नागरिकों की सुरक्षा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आधार मान के नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में नागरिक सुरक्षा की 750 से ज्यादा अधिक इकाइयां जो है कार्यशील हों। ठीक है भाई, अभी इसके लिए नई नई चीजें यहाँ पर की गई हैं। जैसे कभी भी आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं, तो उनसे यहाँ पर बचने के लिए अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवा के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के मॉडल पे ही सारी चीजों को तैयार किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं, वहां पे प्रत्येक दशा में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए।
ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है इसमें की गई है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर नागरिक सुरक्षा। ठीक है भाई, इसको आप लोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे, इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के रूप में क्या क्या चीजें ऐसी हुई थी। देखो भाई, पुनर्जागरण जो है वो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिला था। वहां पे कई प्रकार के उत्तर प्रदेश में हमें सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान और स्वभाव भी दिया गया था। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान जो है, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के हिस्से के रूप में मुस्लिम शिक्षा के लिए काफी ज्यादा जिन्होंने काम किया था, उसी के लिए वो प्रसिद्ध है। तो उन सब के बारे में हमको यहाँ पर पता है कि उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई मुसलमान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो समकालीन शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये सब सुधार लाने के लिए करा। तो आप इस आंसर में क्या क्या लिखेंगे? शुरुआत में आप क्या बताएंगे? जो मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ में काफी सारी जो यूपी है वहां पे काफी सारी सुधार करने के कार्य किए थे। फिर आप एक एक करके वो जो सुधार के कार्य हैं वो 2 से 3 समझा दीजिए, क्योंकि 125 शब्द में 2 से 3 बहुत है, लेकिन अगर 200 शब्दों का पूछ लेगा तो आपको 4 से 5 बताने पड़ेंगे, थोड़ा एक दो को एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ आप उसको बताते रहिए। पहले आप अलीगढ़ आंदोलन बता दीजिए, फिर आप देवबंद आंदोलन के बारे में बता दीजिए। जैसे कि मुस्लिम उलेमा की रूढ़िवादी शाखा ने विदेशी सरकार के खिलाफ जब युद्ध की भावना की थी, तो वहां पर उन्होंने मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दोहरे लक्ष्यों के साथ एक पुनरुत्थान रूप में यहाँ पर देवबंद आंदोलन की जो है वो शुरुआत करी थी। तो वो आप यहाँ पर एक करके ये समझा दीजिए। फिर आप इसी प्रकार से जो है थियोसॉफिकल आंदोलन, सभी को याद होगा थियोसॉफिकल आंदोलन जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी अपने लेक्चर्स में, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में कई बार ये चीजें बताई हुई है। थियोसॉफिकल आंदोलन जो है वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क शहर यूएसए में की गई थी 1875 में, मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल ऑकलेट द्वारा। और भारत के अंदर इसको लाने वाली कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में आप बता दीजिए कि उन्होंने यहाँ पर यूपी के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, और आगे चल के इसी को 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को यहाँ पर स्थापना की गई थी। और इसी विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार पब्लिकली आने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। पहली बार पूरे इंडिया, मतलब पब्लिकली लोगों के सामने आए और अपनी अपीयरेंस दी थी, वो महात्मा गांधी ने यहीं पर ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरी एक थियोसॉफिकल आंदोलन हुआ था, इस थियोसॉफिकल आंदोलन ने पुनर्जन्म लिया और कर्म के हिंदू सिद्धांतों को अपनाया, और दर्शन, योग, वेदांत विचारधारा के उपनिषेध और सांख्य विचारधाराओं को भी अपना प्रोत्साहित करते हुए लोगों को भी उसको आगे अपनाने की कोशिश करवाई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि थियोसॉफिकल आंदोलन में पुनर्जागरण का एक आंदोलन। ठीक है भाई, तो आप बता सकते हैं सारी चीजें, पुनर्जागरण का अर्थ समझा सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि भाई सामाजिक सुधार आंदोलन है एक तरीके का, जिसमें समाज के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा खूब दिया जाता है। सामाजिक परिवेश को बदल करके सामाजिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसको जीवंत करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें यूपी जो है वो एक सबसे टॉप पे आने वाला राज्य है। भारत की संस्कृति, भारत के साम्राज्यवाद का विघटन का सामना करते हुए ये सारी चीजें, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना, औपनिवेशवाद संस्कृति को बढ़ावा ना देना, उसी का एक जो है एक परिणाम माना जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप इस आंसर को एक एक करके बताते जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर, लेकिन जितना बताया है उतना आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका आंसर बढ़िया इसमें बन जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हेरिटेज आर्क, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। हेरिटेज आर्क हमने पहले के प्रश्नों में इसको कंप्लीट करा है। हेरिटेज आर्क वही जो मैंने बताया था ना कि पूरा एक जा रहा है, आगरा से लखनऊ से वाराणसी तक पूरा है। पूरी पूरी आप चीजें उसके बारे में बताएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ये प्रश्न दो बार आ चुके हैं, ये मैंने पहले की वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज आर्क दोनों। तो एक इसको भी लिख लेना अपना।
ये पूरा हमने समझा था, ये पूरा हम लोगों ने चार्ट भी बनाया था। ठीक है, अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस और लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो जाके सुनिए, कंप्लीट कीजिए, आप लोगों को हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको यहाँ पर। सिंचाई परियोजना ये भी मैंने पहले की उसमें बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन और ज्यादा करा है उदाहरणों को। क्योंकि देखो भाई, इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अलग सा पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सिंचाई की परियोजना है उसको उदाहरण के साथ समझाओ। तो आप बताओगे, मैंने ना इसमें आपको बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने के लिए यहाँ पर जो है एक केन और बेतवा रिवर को नदी जोड़ो परियोजना शुरू की जा चुकी है। मैंने आपको पूरी नदी जोड़ो परियोजना समझाई थी इससे थोड़ी देर पहले। अगर आप लोगों ने वो पूरा समझ लिया है तो आप लोगों को ये आंसर लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें। तो अगर आप अच्छे से उसको समझे हैं, लिखे हैं, आप उसको एक बार पढ़िएगा जरूर। नदी जोड़ो परियोजना है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा अगर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो एक रतौली बांध परियोजना है, अर्जुन सहायक परियोजना है, इनको बताएंगे आप। बांदा महोबा हमीरपुर के गांव में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दो चार परियोजनाओं को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। भौनी बांध परियोजना, मसगांव मिर्च स्प्रिंकलर परियोजना, ये आप बता सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर जो है काफी सारे नए नए कार्यक्रमों को चलाया है, जिसमें एक करंट अफेयर का कार्यक्रम आप इसमें और जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का कार्यक्रम नहीं जोड़ेंगे तो फिर आंसर जो है सही बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो भी मतलब बच्चा पढ़ के जाएगा वो लिखेगा इस आंसर के अंदर करंट अफेयर को भी। ठीक है ना, तो ये आप ये सारी बताएंगे। और ये कुछ परियोजनाएं मैं यहाँ पर आपको और बता रही हूँ। ये है कुछ परियोजनाएं जिसमें से आप लिख सकते हैं इन परियोजनाओं को। ये सारी की सारी परियोजनाओं की आप एक लिस्ट जो है वो तैयार कर लीजिए, और ये सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं। मैं ये नहीं कि ये पूरा पूरा लिखना है आपको, पर ये बस ये आपको ये सारी परियोजनाओं के नाम लिखने हैं कि भाई ये सारी परियोजनाएं चल रही हैं। ईस्ट गंगा, बेतवा गुरसराई केनाल, वही केन वाली, ठीक है, ये चल रही है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लिख रही है आप, क्योंकि उदाहरण पूछ रहे हैं ना, तो आपको उदाहरण में दो चार परियोजनाओं के नाम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आप इसको भी एक बार लिख। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में। देखो, मुझे ऐसा लगता है ये आंसर मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये आंसर आता है। तो बस मैं आपको समझा देती हूँ कि आप शुरुआत में क्या लिखेंगे। शुरुआत में आपको बताना है, पहले आपको उत्तर प्रदेश के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें लिख करके बताना है जिसमें हमें गर्व है। तो भाई, सुंदर पर्यटक आकर्षण, अद्भुत तीर्थ स्थल है, बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध प्रांत है। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमि एक काफी बड़ी प्रतिष्ठा रखती है। यहाँ पर मथुरा, वृंदावन, प्रसिद्ध राम जन्मभूमि, वाराणसी और ऐसे कई अन्य शहर है जहाँ पे कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर पहले बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप एक एक करके सारे जो है, एक एक करके जो है वो बताते जाएंगे कि भाई कहाँ पे किस किस प्रकार के उत्सव जो है वो मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के बारे में पूरा का पूरा बता सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के मेले भी लगते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसमें एक सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। महाकुंभ का मेला आप बताएंगे, इसके अंदर महाशिवरात्रि बताएंगे, ताज महोत्सव बताएंगे, नवरात्रि, लठमार होली, मकर संक्रांति, गंगा दशहरा, रामनवमी, रामलीला, श्रावण झूला, हरियाली तीज, देव दिवाली, ये सब आप इसमें एक एक करके बता सकते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन करते जाना है एक एक त्योहार को। जैसे गंगा दशहरा, ठीक है, ये आप बता देना। पहले आपने बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बता दिया। बुद्ध पूर्णिमा में आप बताओ कि भाई जो देश के बाकी हिस्सों में भी त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यूपी में इसका खास महत्व है। क्यों? क्योंकि यूपी देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है, और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बहुतायत यहाँ पे रहते हैं। बौद्ध समुदाय उनमें से एक है, और वो अपने भगवान गौतम बुद्ध के जन्म को बड़े उत्साह से मनाने के लिए जाना जाता है। यह दिन उनके लिए पूरे साल में सबसे शुभ होता है। ठीक है भाई, इसी के साथ आप लोग यहाँ पर गंगा दशहरा, मकर संक्रांति दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि गंगा दशहरा जो है वो बहुत जो है उत्सव से यहाँ पर मनाया जाता है। जन्माष्टमी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया जाता है। आयुध की पूजा यहाँ पे की जाती है।
ठीक है, जन्माष्टमी का आप बता दीजिए। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, जन्माष्टमी के त्योहार को बहुत उत्सव से यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, दोनों शहर समान उत्साह के साथ त्योहार को मनाते हैं। यहाँ पर 400 से अधिक मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसमें से बांके बिहारी, रंगाजी, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, ये सब कुछ शामिल है। निसंदेह ये सब मनाया जाता है। लठमार होली, बरसाना होली, लठमार होली मथुरा से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान कृष्ण अपनी प्रिय राधा और उनकी गोपियों के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के को साथ बरसाना जाते थे। खेलते समय गोपियों द्वारा उनके हाथ में लाठियां लेकर गोपों का पीछा किया जाता था। इस प्रकार यहाँ पे लठमार होली का प्रारंभ हुआ। यह त्योहार श्री राधा रानी को समर्पित लाडली जी मंदिर में रंगीन पाउडर और रंगीन पानी के साथ मनाया जाता है। बरसाना के बाद अगर मैं बात करूं तो होली बलदेव और नंदगांव में भी अच्छी रूप से मनाई जाती है। ऐसे ही आप दुर्गोत्सव और ताज महोत्सव को भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के महान शिल्पकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए यूपी पर्यटन ने क्या शुरुआत किया था। यहाँ पर यूपी पर्यटन ने इस पूरे के लिए यहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक भव्य उत्सव का आयोजित किया जाता है, जहां पर ब्रज क्षेत्र की कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, ताज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सारी की सारी बातों को लिख करके एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब तो वाराणसी और इलाहाबाद में योग का महोत्सव भी अब बहुत अच्छे से मनाया जाता है, योगा डे के रूप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कई प्रकार के मेले और समारोह भी होते हैं, जैसे बटेश्वर मेला आगरा में, देव मेला बाराबंकी में, कैलाश मेला आगरा में, राम भरत आगरा में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, जन्माष्टमी का मेला मथुरा में, और ईसाई मेला मेरठ में, परिक्रमा अयोध्या में, वज्र जो है ब्रज परिक्रमा ब्रज में। तो ये सारी जो है यहाँ पर किए जाने है। और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले स्थानों में से एक है, जहाँ पे लोकप्रिय रूप से भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये राज्य एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है, जहां हर समुदाय में मनाए जाने वाले सभी प्रकार के रंगीन त्योहार आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप इस पूरे आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो ये था आपका पूरा एक ये वाला आंसर। इस पे भी बहुत अच्छे से सवाल बन सकता है और इसको लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोक गीतों को आपको एक एक करके बताना है कि भाई पूर्वांचल में किस किस प्रकार के कौन कौन से यहाँ पर गीत फेमस है। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि पूर्वांचल के जो गीत हैं वो कौन कौन से यहाँ पर, या गाने आप कह लीजिए, कि काफी सारे फेमस है। लोक गीत है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए, वो आप बता सकते हैं। पूर्वांचल धोबिया, कहावा, आल्हा, पवनरिया, विदेशिया, बिनहा, चनैनी, स्वांग, चैती से लेकर किसान का नाच, लौंडा का नाच और नौटंकी नुक्कड़ नाटक, ये सारी भी चीजें जो है यहाँ पर की जाती है। प्रत्येक गीत और नृत्य के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कारण जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी भी गीत के पीछे या किसी भी चीज के पीछे कारण नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को भी लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है मिशन शक्ति कार्यक्रम। यह हमारा लास्ट प्रश्न है। मिशन शक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर कौन कौन से किस किस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो देखो भाई, मिशन शक्ति यहाँ पर श्री योगी जी द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इस मिशन के पहले चरण में महिला सुरक्षा के संबंध में काफी सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। अगर आप इसकी डेट याद कर पाए तो अच्छी बात है। 29 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका तीसरा चरण भी शुरू किया जा चुका है। इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो है महिला पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को पेंशन देने की भी बात जो है वो की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी महिलाओं के खिलाफ रेप केस होते हैं, वहां पर रेप केस को प्राथमिकता देकर के दोषियों को कड़ी सजा यहाँ पर दिलवाई जाएगी, ये भी इसी में कोशिश की गई है। महिलाओं और बच्चियों से संबंधित जो भी कोर्ट केस में जाएंगे उन्हें फास्ट ट्रैक में भेज के सुनवाई करे जाना इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, इसमें यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जितने भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उनके अगर किसी का भी यहाँ पर अपराध सिद्ध हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्या होता है ना भारत के अंदर की सारे अपराध जो सिद्ध हो गए हैं
उन अपराधों को यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर कोई भी अपराधी जिसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके लिए हम यहाँ पे उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो चेहरा है वो छुपा देते हैं। ये ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का अगर दोष सिद्ध हो गया है तो उनके चौराहे पर तस्वीरें लगा करके उनका पहचान उजागर की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर उनकी पहचान उजागर करने से मना करते हैं, ठीक है। हम उनकी पहचान यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। जितने भी मन चले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस थाने में महिलाओं के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क होगा जहाँ पे महिला अधिकारी और सिपाही भी महिला है। इसके लिए यहाँ पर अलग से 1.1.5 लाख करीब जो है लोगों को यहाँ पर काम रखा गया जिसमें से 20% तो महिलाएं ही हैं, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है भाई। कन्या सुमंगला योजना ये स्टार्ट की गई है। 10,000 से ज्यादा महिला पुलिस अधिकारियों को पुरुष सहयोगी की तरह ही यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनको पोस्टिंग भी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी एक जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया है और इसी में आगे जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक और है हमारा अभी प्रश्न लास्ट, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है इसलिए ये वाला डिस्कशन दोबारा नहीं मैं करूंगी क्योंकि इसको हमने पहले ही पूरा कंप्लीट कर रखा। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा एक यूपी का खत्म होता है। इसमें अलग अलग वीडियोस हैं, पूरा 4 सवा 4 घंटे की ये वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ यूपी स्पेशल हिंदी माध्यम में आपके लिए समझाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पूरी वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं आप सभी उनको बहुत अच्छे से लर्न कर ले। सारी की सारी बातों को जितना भी बताया गया है, जो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन दोबारा भी बन सकता है तो उसको तो आप लोग दोबारा से लर्न करने की कोशिश करें क्योंकि वो प्रश्न दोबारा से भी पूछा जा सकता है। जैसे उद्योग के ऊपर हो गया, हेरिटेज आर्क के ऊपर हो गया, तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोबारा पूछने का चांस बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को दोबारा से एक बार पढ़ ले, इनको समझ ले, इनको लिख ले, ठीक है। तो ये सारे जितने भी प्रश्न हैं इन सबको आपको लिख करके अपना तैयार करना है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।